हम भारत के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको मैंने लूसेंट बुक से लिया है। यदि आपके पास ये बुक है तो आप उस बुक को ओपन कर लीजिए और जहाँ जहाँ मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट लाइन को हाईलाइट किया है वो हाईलाइट कर लीजिए, और जितने भी इम्पोर्टेंट लाइन हैं वो मेरे साथ पढ़िए और नोट बनाइए एक, क्योंकि नोट जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है पढ़ाई के साथ साथ। तो उम्मीद है आप इस वीडियो के साथ नोट भी बनाइएगा। और यदि आपके पास लूसेंट हिंदी की बुक नहीं है तो आप अपने नियरेस्ट मार्केट में जाकर इसको परचेज कर लीजिए, क्योंकि देखिए यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक होनी आपके पास बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप का नियरेस्ट में कोई भी ये बुक नहीं मिल पा रही है तो पुरानी भी बुक है वो भी चलेगी, क्योंकि पुरानी बुक से ये मैं कवर कर रहा हूँ। नई बुक और पुरानी बुक में कुछ खास अंतर नहीं होती है, सिर्फ उसके कुछ पैटर्न को चेंज कर दिया जाता है। उसके लाइन जो है इधर से आगे से पीछे कर दिया है, तो पुरानी बुक भी है तो वो भी चलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो मैं इसके लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप उस तरीके से भी इस बुक को ले लीजिए, क्योंकि ये बुक होनी बहुत ज़रूरी है फॉर द कंपटीशन के लिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए भारत का इतिहास पढ़ते हैं। देखिए, भारत का इतिहास के अध्ययन को सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। प्राचीन भारत के इतिहास के जो स्रोत हैं 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो धर्म ग्रंथ के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि सबसे प्राचीन सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ जो है वो वेद है, जिसका संकलनकर्ता महर्षि वेदव्यास है। वेद कितने हैं? वेद जो है वो 4 है, यहाँ मैंने हाईलाइट कर दिया है। आप चारों वेद को याद कर लीजिए, इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आते हैं कि प्रथम वेद का नाम बताइए और अंतिम वेद का नाम बताइए। तो प्रथम वेद यहाँ ऋग्वेद है और अंतिम जो वेद है वो अथर्ववेद। और चलिए इसको हाईलाइट करते रहिएगा आप मेरे साथ। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद देखिए क्या है, ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं और 10,462 रचनाएं होती है, जिसको मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया है। ओके फ्रेंड, इस वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होर्त कहते हैं या होर्त कहते हैं, दोनों आप पढ़ सकते हैं। इसको आगे देख लेते हैं। ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता यानी सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें 3 मंडल में मिलता है और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देखिए यहाँ मैंने एक और इम्पोर्टेंट लाइन हाईलाइट किए गए है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 2 से रचनाएं की रचना की गई है, इसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है, एक ऐसा है जो गद और पद दोनों के एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों वेद में है। ओके, उसके बाद सामवेद, यह भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, यानी कि संगीत से रिलेटेड ये सामवेद होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद जो होता है वो रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना इसके लिए जाना जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चंस ये बनता है कि रोग निवारण, जादू टोना और तंत्र मंत्र किस वेद से संबंधित है? तो ये अथर्ववेद से संबंधित है, इसको आप याद रख लीजिए। काफ़ी बार एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ हाईलाइट कर दिया है आपकी सुविधा के लिए कि आपको ईज़िली याद हो जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया ऋग्वेद जो है प्रथम वेद ऋग्वेद और
जो सबसे बात का जो वेद है वो अर्थोवेद है। उसके बाद भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रम वेद पुराण में मिलते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें केवल 5 ही जो है मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भगवत के राजाओं की वंशावली पाई जाती है। यहाँ देखिए, विष्णु पुराण जो है संबंधित वंश, मौर्य वंश, मत्स्य पुराण आंध्र टावन वंश और वायु पुराण जो है गुप्त वंश से। आप इसे अभी याद कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ जातक में बुद्ध के पूर्ण जन्म की कहानी वर्णित है। तो क्वेश्चंस क्या बनता है? बुद्ध के पूर्ण जन्म की कहानी कहाँ वर्णित है? तो जातक में। उसके बाद जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त है। अष्टधाई संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक लेखक पढ़नी है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाकाव्य में शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो ये था धर्मग्रंथ से कुछ रिलेटेड बातें। उसके बाद देख लेते हैं विदेशियों यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख यानी विदेशियों के विवरण से। जो देखिए, विदेशियों जो है वो जब यहाँ पर भ्रमण किए तो उन्होंने भी लिखना स्टार्ट किया, तो जिससे हमें इतिहास से इनकी भी जानकारी प्राप्त होती है, जिसे हम विदेशियों के विवरण के लाइन से इसे याद करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है हेरोडोटस, इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। तो इसके बाद मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज संस्कृति के विषय में लिखा है। ओके, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त राज दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था और अपनी पुस्तक में इंडिका में मौर्य युगीन समाज के संस्कृति का विषय में लिखा है। ये तीनों लाइन जो मैंने हाईलाइट किया है वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी हाईलाइट कर लीजिए मेरे साथ। ओके, वीडियो को पॉज करके या सुनकर याद कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं और जो मैं हाईलाइट करो सब आपको उतना ही पढ़ने हैं। क्योंकि देखिए, बुक को मैं पूरे लाइन टू लाइन पढ़ सकता था, लेकिन पूरा पढ़ने से जो है पूरा पढ़ने से क्या होगा, काफ़ी टाइम लग जाएंगी और जो है ख़त्म करने में मुझे बुक को ख़त्म करने में काफ़ी समय लग जाएगी। इसलिए मैंने उसी लाइन को हाईलाइट किया जो एग्जामिनेशंस के थ्रू आए हुए या आएंगे ही, ज़्यादातर मैक्सिमम बार आए हुए हैं। ओके, यदि आप बुक को पूरा पढ़ना चाहते तो आप पढ़ सकते हैं। तो आपके पास मतलब ज़्यादा जानकारी करनी है, बुक को पूरा पढ़ना चाहते हैं ज्ञान के नॉलेज के लिए, तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं जो लाइन हाईलाइट कर रहा हूँ उतना ही पढ़िए, ये भी बेटर होगा आपके एग्जामिनेशंस के बेस पे। ओके फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं विदेशी यात्री टालमी। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा है। तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? टालमी। और प्लिनी जो है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। तो यहाँ 2 क्वेश्चंस बनते हैं कि नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक का लेखक और भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। चलिए, चीनी लेखक फाहियान, जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के संस्कृति सभ्यता और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसके बाद आते हैं ह्यून सांग, ये हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। ह्यून सांग देखिए 629 ईस्वी में चीन के भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। लगभग एक वर्ष के बाद वह सर्वप्रथम यहाँ भारतीय राज्य कपिसा पहुँचा। 15 वर्ष तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया और इसके भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रतीत है। तो ह्यून सांग का जो भ्रमण वृत्तांत किस नाम से प्रतीत है? सीयूकी। आप याद रखिएगा,
ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे हाईलाइट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरबी लेखक अल-बरूनी। अल-बरूनी जो है यह मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई इसकी किताबें उल हिंद और तहकीक ए उल हिंद जो भारत के खोज नाम से जाना जाता है, इसके लेखक जो है अल-बरूनी थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं पुरातत्व संबंधी शास्त्र से मिलने वाली जानकारियाँ। देखिए यहाँ भी काफ़ी जानकारियाँ हमको मिली, जिसको सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख है। तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? तो वो है हाथी गुफा अभिलेख में। और यहाँ देखिए इसी के एकदम सीधा जो है हाथी गुफा अभिलेख जो है उसके शासक कौन थे? कलिंग राज खारगेल। ये आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि भारत का सर्वप्रथम जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में और हाथी गुफा अभिलेख के शासक कौन है? कलिंग राज खारगेल। कलिंग राज खारगेल जो है उससे आपको याद आया होगा, जो कलिंग जो है वो उड़ीसा में है और कलिंग से कलिंग जो थे अशोक से थे, और कलिंग का युद्ध जो है खारगिल और अशोक के बीच हुआ था, जहाँ पर खारगिल की हार हुई थी और अशोक विजयी हुआ था। इसी युद्ध के बाद अशोक का जो है हृदय परिवर्तन हुआ था। तो यहाँ आप याद रखिएगा कि जो है हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राज खारगिल इसके शासक है। उसके बाद सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख में मिलता है, और ये एरन अभिलेख संबंधित है ग्वालियर अभिलेख से, जिसके शासक है प्रतिहार नरेश भोज। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंस्तूर अभिलेख से प्राप्त होती है। प्राचीनतम सिक्कों को आहा सिक्के कहा जाता था। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहा सिक्का कहा जाता था। और इसी को साहित्य में काशापर्ण कहा गया। एक लाइन यहाँ पर छूट गया, इसको पढ़ लेते हैं। अभिलेखों का अध्ययन को एपिग्राफी कहलाता है। अध्ययन अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। उसके बाद देखिए सर्वप्रथम सिक्कों को लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। पहले के जो सिक्के थे उस पर सिर्फ इमेज बने होते थे, उसके बाद धीरे धीरे सिक्कों में लिखने का कार्य हुआ। तो आज भी सिक्कों पे देखिएगा आप लिखा रहता है। तो ये सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? तो ये यवन शासकों ने स्टार्ट किया था। उसके बाद देखिए समुद्रगुप्त वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के संगीत प्रेमी होने का प्रमाण। मतलब समुद्रगुप्त का मतलब सिक्के में जो है समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए देखा गया, और इनका जो प्रमाण मिला वो कि ये जो है संगीत प्रेमी थे। तो समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए सिक्का के संगीत होने का प्रमाण मिलता है। उसके बाद अरिकमेड़ु पुदुचेरी के जो निकट है रोमन सिक्के वहीं से प्राप्त हुए। तो रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? अरिकमेड़ु से, याद रखिएगा। तो ये था पार्ट 1 हिस्ट्री, जो लूसेंट बुक हिस्ट्री से मैंने कवर किया। अगला मेरा पार्ट होगा प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ये पार्ट 1 के वीडियो थे, तो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो मैं बना दूंगा कुछ समय बाद, बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए दोस्तों बने रहे, जुड़े रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरे स्टडी व्यू चैनल्स। तब तक के लिए थैंक यू।